सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ चंदा एंड वेलकम टू यूनिकॉर्न एकेडमी। तो आज जो हमारे फिजिक्स के जो लेक्चर सीरीज है उसका चौथा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा डी ब्रोगली वेवलेंथ और रेडिएशन प्रेशर, फिर उसके पहले हमने इंटेंसिटी, फोटोन फ्लक्स, उसके पहले हमने सबसे पहले लेक्चर में देखा फोटोन्स क्या होते हैं, क्वांटम थियरी ऑफ लाइट, बहुत कुछ देखा। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि लास्ट लेक्चर में क्योंकि कोई क्वेश्चंस नहीं कराए तो आज के लेक्चर बस क्वेश्चंस पे होगा। तो हम आज बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट में हम जेई के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नीट के क्वेश्चंस में एक्वायर नहीं कर पाया, बट जो भी जेई के क्वेश्चन है या फिर पहले मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उससे नीट के सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। इतने में मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ तक में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे क्वेश्चन मैंने आज लिए। तो अब एक एक करके क्वेश्चंस देखिए। चलिए चलते हैं। तो हमारा आज का पहला सवाल है, एकदम हलवा सा सवाल है, ठीक है। A plate of mass 10 gram is in equilibrium in air due to the force exerted by the light beam on the plate. Calculate power of the beam. Assume the plate to be perfectly absorbing. तो क्या बोला है कि कोई भी एक प्लेट है, ठीक है, 10 ग्राम का प्लेट है, ये हवा में लटक रहा है नीचे से, और नीचे से लाइट इस पे गिर रही है, ठीक है। इज इन इक्विलिब्रियम इन एयर, मतलब एक लाइट है जो इस पे लाइट गिरा रहा है, ठीक है। लाइट गिरा रहा है मतलब फोटोन्स गिरा रहा है इस पे, ठीक है। रेडिएशन प्रेशर से सवाल है। फोटोन्स इस पे गिरा रहा है तो इस पे कुछ प्रेशर लगाएगा, जैसे हमने देखा था उस दिन कोई भी सरफेस पे फोटोन्स गिरती है तो प्रेशर लगाता है, ठीक है। फोटो प्रेशर ऊपर तरफ लगा रहा है, और ये चीज जो कि नीचे गिरती है, कोई भी चीज नीचे गिरती है ना, ये नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है लेकिन गिर नहीं पा रहा है क्योंकि इसका जो वेट है नीचे की तरफ, ये इस लाइट के प्रेशर से बैलेंस हो रहा है, ठीक है। ऐसा तो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन इधर पे ऐसा हो रहा है। इस प्लेट का मास भी दिया गया है। तो अगर ऐसा होता है तो इस लाइट की पावर कितनी चाहिए हमें, ठीक है। तो इस लाइट का पावर निकालने के लिए दिया गया। तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा इस लाइट का, ये तो पता चलेगा कि नीचे इसका वेट है, ठीक है, ऊपर इस लाइट का प्रेशर है, जिसके कारण ये बैलेंस में, टोटली बैलेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका वेट कितना है। तो इसकी वेट इक्वल टू एम इंटू जी। एम का कितना वैल्यू है? 10 ग्राम। 10 ग्राम को हमें किस में रखना है? केजी में रखना है। 10 ग्राम यानी 10 इंटू 10⁻³ kg इंटू जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सबको पता है वेट का फॉर्मूला एम इंटू जी होता है। जी को हम 10 ले लेते हैं, तो 9.8 भी लेते हैं हर जगह, लेकिन 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स, ठीक है, वेट 10 इनवर्स न्यूटन होता है, लिख लेते हैं बट जरूरत नहीं, ठीक है। तो इतना होना पड़ेगा, ये फोर्स ये इतना होना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है? ये लाइट सोर्स जो है इस पे कितनी फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ। नीचे का फोर्स तो हमें मिल गया, ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लगा रहा है। तो हमें एक चीज दिया गया है कि ये जो प्लेट है ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, ठीक है। देखिए परफेक्टली एब्जॉर्बिंग प्लेट है, मतलब इस पे जो फोर्स का फॉर्मूला होगा, याद कीजिए IA/C, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला था I/C, फोर्स का फॉर्मूला IA/C। तो क्या होगा? फोर्स ड्यू टू फोटोन मस्ट बी इक्वल टू mg, मतलब वेट। फोर्स ड्यू टू फोटोन IA/C। हमें निकालने कितना बोला? कैलकुलेट पावर ऑफ बीम, ठीक है। IA/C इज इक्वल टू 10 इनवर्स, ठीक है। अब पावर निकालने के लिए हमें पता है कि I इंटू ए क्या होता है? पावर होता है, ठीक है, क्योंकि I इक्वल टू P/A। ये सारे फॉर्मूला ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले लेक्चर में मैंने सब कुछ इंटेंसिटी का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला आप सबको मतलब बताया, ठीक है। इंटेंसिटी इक्वल टू पावर बाय एरिया। अगर कैसे आया आपको जानना है तो इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया इंटू पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इंटेंसिटी इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है? पावर होता है, P/A। तो I इक्वल टू P/A, ठीक है, ऐसा आता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इधर पे P इक्वल टू I इंटू ए, तो ऊपर P/C लिख सकते हैं, इक्वल टू 10 इनवर्स। तो पावर इक्वल टू क्या होगा? 10 इनवर्स इंटू 3 इंटू 10⁸ इक्वल टू 3 इंटू 10⁷ वाट, ठीक है। ये निकल गया, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा आज का दूसरा सवाल है, हाउ मेनी फोटोन्स ऑफ ए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू दिस
must fall per second on a blackened plate in order to produce a force of this. ठीक है, blackened plate का मतलब क्या है, पूरी ब्लैक कलर की प्लेट है और हमें पता है कि ब्लैक कलर क्या करती है, सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, वो कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं करती, इसीलिए वो ब्लैक दिखती है। जो भी कलर कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, स्पेक्ट्रम से, तो वो कलर हमें उस चीज़ का दिखता है। लेकिन ब्लैक एंड प्लेट का मतलब कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसीलिए तो ये फुल्ली एब्जॉर्बिंग प्लेट है। ठीक है, हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन वेवलेंथ दिस मस्ट फॉल ऑन ब्लैक एंड प्लेट प्रोड्यूस अ फोर्स ऑफ दिस। इतनी फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए कितनी फोटॉन्स गिरनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम फोर्स की फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर टोटली एब्जॉर्बिंग, फॉर ए इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 0 के लिए फोर्स का फॉर्मूला होता है IA/C। ठीक है, अभी हमें इंटेंसिटी की फॉर्मूला क्या है हमें पता है, जिन्होंने सेकेंड वीडियो देखी उनको पता होगा। इंटेंसिटी इक्वल टू P/T। ठीक है, P/A, इंटेंसिटी इक्वल टू P/A। ठीक है, तो इधर पे इंटेंसिटी की जगह हम P/A/C। ठीक है, तो क्या हो गया P/C। अभी हमें पता है पावर इक्वल टू टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। इधर पे क्या मस्ट फॉल पर सेकेंड, तो इधर पर टाइम को हम 1 भी रख सकते हैं, तो पावर इक्वल टू टोटल एनर्जी लिख सकते हैं E टोटल बाई C इंटू पर यूनिट टाइम, एक टाइम पे। तो इधर 1 लिखे या कुछ ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अबे E टोटल का मतलब क्या है, एक फोटोन की जितनी एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितनी होती है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इक्वल टू hc/λ, एनर्जी ऑफ n फोटोन इक्वल टू n इंटू hc/λ। तो इधर पे हम E टोटल के जगह क्या रखेंगे, n इंटू hc/λ इंटू c। तो ये c से c कैंसिल, इधर तो f है। ठीक है, तभी टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स हमें निकालना है कितने हैं, तो n इक्वल टू f इंटू लैम्डा बाई h। ये हो गया फॉर्मूला। अभी इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, हम वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगा जैसे कि n इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू कितनी दी गई है 6.62 इंटू 10⁻², लैम्डा की वैल्यू इंटू 5 इंटू 10⁻⁷ बाई h। h हमें पता है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये तो लगभग 6.62 और 6.63 हमारा बराबर है, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर रह गया 5 इंटू अभी 10⁻², 10⁻⁷, 10⁻⁹ इंटू 10⁻34 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, +34 हो जाएगा। सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, तो इसको 5 इंटू 10⁻⁹, 34 - 9 25 फोटोन्स आ गया, नोट कर लीजिए। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो कि रेडिएशन प्रेशर पे सबसे हार्ड इसी फॉर्मेट पे बन सकता है कि जिस पे ऐसा लिखा हो कि एज्यूम दैट 25% ऑफ लाइट इंसिडेंट, या फिर कुछ मतलब रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट दोनों एक ही सरफेस से हो रहा है। इससे ज़्यादा टफ प्रेशर पे क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक है, तो आप एक चीज़ आप डाउट हो सकता है कि मैं ये इतने थियोरेटिकल क्वेश्चंस क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि जेई में तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। देखिए ये सब क्वेश्चंस अभी करा रहा हूँ क्योंकि आपके जो भी है ना कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस थोड़े लेंथी होते हैं, इतने ये पूरा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। IIT एडवांस में आ सकता है, नीट में नहीं आ सकता। ठीक है, बट फिर भी ऐसा क्वेश्चन अगर आप जितने सॉल्व कर लेंगे ना, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके 2 मिनट से ज्यादा लगेंगे, बट फिर भी ये सब क्वेश्चन अच्छे। तो इधर में एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि प्रेशर कोई भी सरफेस से जब आपका रेस रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, एब्जॉर्ब भी हो रहा है, ठीक है, ऐसे केस में प्रेशर का फॉर्मूला क्या निकालते हैं। हमें पता है कि फुल्ली एब्जॉर्बिंग सरफेस अगर है, ठीक है, तब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, I/C। और जब आपका फुल्ली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तब आप प्रेशर का फॉर्मूला होता है 2I/C। बट इधर पे आप क्वेश्चंस पढ़िए, मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट लैम्डा इक्वल टू ये वेवलेंथ दिया हुआ है हमें। ठीक है, इंसिडेंट नॉर्मली अपन ए सरफेस प्रोड्यूसेस ए प्रेशर ऑफ दिस, इतना प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है ऑन इट।
मतलब कोई भी लाइट किसी भी सरफेस पे गिर रही है, उस लाइट का लैम्डा क्या है, ये है, मतलब हमें एनर्जी मिल जाएगी उस लाइट की फोटॉन्स की, ठीक है, एक फोटॉन्स की। तो उस पर प्रेशर कितना लगा रहा है, इतना लगा रहा है। एज्यूम दैट 25% ऑफ द लाइट इंसिडेंट इज रिफ्लेक्टेड। बस 25% ऑफ द लाइट जितना भी इंसिडेंट हो रहा है ना, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब यह सरफेस पे मान लीजिए 4 बीम्स ऑफ लाइट आ रहे हैं, ठीक है, 4 बीम्स ऑफ लाइट नॉर्मली गिर रहे हैं, 1 2 3 4, और क्या बताया, मतलब टोटल को मैंने 4 से रिप्रेजेंट किया। 25% ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड, एक जो आ रहा है ना, उनमें से एक रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, ठीक है, ऐसे करके रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, ठीक है। फाइंड द नंबर, और बाकी क्या कर रहा है, बाकी वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ऑब्वियसली अगर 25% रिफ्लेक्ट करेगा तो बाकी तो एब्जॉर्ब भी करेगा ना। तो फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द थिन सरफेस। मतलब इतना करके इतना प्रेशर लगा रहा है तो टोटल कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को हम ये भी नहीं लिख सकते डायरेक्टली, ये भी नहीं लिख सकते, तो इसके लिए हमें प्रेशर की फॉर्मूला निकालनी पड़ेगी इस केस के लिए, ठीक है। वो कितनी होगी, तो इस केस के लिए हमें देखना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें रेशियो निकालना पड़ेगा, ए क्या है, ठीक है। तो हमें पता है ए की वैल्यू क्या होती है, ये हमने सीखा था फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में सीखा था, सेकंड लेक्चर में सीखा था, ठीक है। अमाउंट ऑफ रेडिएशन absorbed divided by total radiation falling, ठीक है। तो कितने एब्जॉर्ब कर रहा है बोला इसने, सिंस 25% रिफ्लेक्ट कर रहा है तो एब्जॉर्ब कितनी करेगा, 75% एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, तब मान लीजिए टोटल रेडिएशन फॉलिंग कितनी है, 100 है, तो कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है, 75। हम 100 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें परसेंटेज में चीजें पता है, ठीक है। 75% एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब टोटल अगर 100 है, हमें बस इधर रेशियो से मतलब है ना, हमें मतलब नहीं कि कितना टोटल गिर रहा है। अब वो मत देखिए, हम इधर पे रेशियो कंसीडर कर रहे हैं, इसीलिए टोटल जितना भी गिर रहा है हमने टोटल को 100 मान लिया। अगर टोटल 100 है तो कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है, 100 में से 75 एब्जॉर्ब कर रहा है, तो 75/100, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या होगी, 0.75, ठीक है। सिमिलरली अगर हम आर की वैल्यू निकालेंगे, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, तो अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्टेड कितनी, तो डायरेक्टली दिया हुआ है 25% ऑफ लाइट इंसिडेंट इज रिफ्लेक्टेड, तो 25/100 मतलब 0.25, ये हो गया ए और आर की वैल्यू, ठीक है। ये लिख लीजिए और आर की वैल्यू। अच्छा, अभी प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, तो फिर जब ऐसा होता है ना, कोई भी सरफेस में रिफ्लेक्ट भी करता है एब्जॉर्ब भी करता है, तब प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू A इंटू एब्जॉर्प्शन इंटू I/C प्लस R इंटू I/C, ये होता है प्रेशर का फॉर्मूला, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। इस केस में क्या होगा, P इक्वल टू A कितनी है, 0.75 इंटू I/C प्लस, सॉरी ये आपका हो जाएगा 2I/C, क्योंकि रिफ्लेक्शन के केस में प्रेशर का फॉर्मूला ओरिजिनल फॉर्मूला कितना 2I/C होता है, इसका 2I/C प्लस R कितनी है 0.25 इंटू 2I/C, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये कैलकुलेट कर लीजिए, ये 0.25 इंटू 2 कितना 0.5 हो जाएगा, टोटल 1.25 I/C। तो इस सवाल में जो प्रेशर की हम फॉर्मूला एज्यूम करके चलेंगे वो P इक्वल टू 1.25 I/C, ये लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। ये एक्चुअली थ्योरी पे आ जाता है पहले, तो आपको ये रफ में निकाल लेना है, ठीक है, P इक्वल टू कितना है, फिर हम सवाल करें, ठीक है। तो P की वैल्यू हमें क्या मिल गई, P इक्वल टू 1.25 I/C। अभी हमें क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, देखिए अभी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है लैम्डा दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, तो प्रेशर की ये तो P है, P इक्वल टू प्रेशर है, प्रेशर हमें दिया हुआ है, इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी दिया, C की वैल्यू हमें पता होती है, तो हम इधर से इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस लाइट की जो इंटेंसिटी है वो निकाल सकते हैं, तो I इक्वल टू क्या होगा, P इंटू C/1.25, ठीक है। प्रेशर कितनी दी हुई है, 5 इंटू 10⁻⁻⁷। हमेशा यूनिट्स चेक कीजिए, यूनिट हमेशा SI यूनिट में होनी चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये SI यूनिट में ही है, डिवाइडेड बाय इंटू C3 इंटू 10⁸, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.25, 15/1.25 इंटू 10⁻10 ही है, 10 ही है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 0.25 सेकंड,
मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आप अगर मैं इसका देख लेता हूँ, ये 0.255 जा, ये 0.5 15 इंटू 4 60 जा 12, तो आपका क्या हो गया 120 इंटेंसिटी निकाल रहे हैं तो वाट पर मीटर स्क्वायर, 120 वाट पर मीटर। जो लाइट गिर रही है ना उस पर, तो उसकी इंटेंसिटी हमें मिल गई, ठीक है। तो हमने इंटेंसिटी निकाल ली। अभी हमें क्या चाहिए, फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड ऑन यूनिट एरिया ऑफ थिन सरफेस। तो कितनी फोटॉन्स गिर रही है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटेंसिटी की फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी, उसमें नंबर आएगा। हमें पता है इंटेंसिटी इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी कैसे निकलती है, जितने भी फोटॉन्स गिर रहे हैं इनटू टोटल एक फोटोन की कितनी एनर्जी है, मतलब n इंटू ई। ई क्या है, फोटोन, n ये एक फोटोन की एनर्जी, n इंटू ई टोटल कितनी एनर्जी, टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया यूनिट टाइम, ठीक है। तो हमें इधर में बताया गया, देखो फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड ऑन ए यूनिट एरिया, मतलब टाइम और एरिया का वैल्यू कितना 1 दिया गया हमें, ठीक है। टाइम और एरिया का वैल्यू 1 दिया गया, तो I इक्वल टू n इंटू ई लिख सकते हैं। तो हमें n की वैल्यू चाहिए I बाई ई। अब I क्या है 120, E क्या है, E मतलब एक फोटोन की एनर्जी। एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, H इंटू सी डिवाइडेड बाई लेमडा। में लेमडा को ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। 120 इंटू लेमडा की वैल्यू में क्या दी गई है 4900 एंगस्ट्रॉम। 4900 एंगस्ट्रॉम के मतलब 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई एच क्या है 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू सी 3 इंटू 10⁸, ठीक है। अभी अगर इसको सॉल्व करेंगे, 3 इधर 40 जा, ठीक है, 340 जा 6.63 6 7 जा 6 8 जा 48। और इसका मतलब जब अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करना है, ठीक है, इतना वो एकदम करेक्टली नहीं चाहिए। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, 4 ये जीरो को इस तरफ ले जाइए, जितने भी जीरो है उस सबको एक साइड ले जाइए, 1 2 3 जीरो, इधर 10⁻10 क्या हो जाएगा 10⁻7, नीचे 6.63 इंटू 10⁻34 - 8 कितनी होती है 24 26 -26, ठीक है। तो 6.63 6 7 जा 48 6 8 जा 48, तो ये हो जाएगा कुछ 8.5 के करीब, ठीक है। 4 इंटू 8.5 आपका 32 34 इंटू 10⁻26 90। ये ऐसा 34 इंटू 10⁻19, ये मतलब आपका जो भी अप्रोक्स आएगा ना, मतलब जैसे 3.4 इंटू 10 इसको राउंड फिगर पे लीजिए, अप्रोक्स एक वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, चारों ऑप्शंस में से इसको मैच करेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर तो दिया जाता नहीं। जैसे 6.63, अगर आपने साइड में से 6.63 करके एक्यूरेटली करने लग गए तो हो गया भाई, 2 मिनट में सॉल्व नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आपको निकालना है, ठीक है। तो ये आएगा ऐसा, फिर आपको ऑप्शंस के साथ मैच करना है कि क्लोजली कौन सा आ सकता है, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी आप उतना ही करीब निकाल पाएंगे, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ आंसर कितना है इसका, ठीक है। इसका वही है 3 इंटू 10⁻20 है, देखिए मैंने 3.4 निकाला, 3 इंटू 10⁻20, आप पॉइंट्स को हटा दीजिए, ठीक है। इसका वैल्यू जो आएगा इसको रब कर दीजिए डायरेक्टली, सो आपको 3 इंटू 10⁻20, ये जितना आप कैलकुलेशन करेंगे उतना अच्छा है, लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ फोटोन, ठीक है, प्रोपागेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव हैविंग द सेम वेवलेंथ। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन है, ये जा रही है दोनों, ठीक है, ये जा रही है, हैविंग द सेम वेवलेंथ, इन दोनों की वेवलेंथ क्या है लैम्डा है। इट इम्प्लाइज दैट दे हैव द सेम, क्या होगा इन दोनों का अगर वेवलेंथ सेम है तो क्या सेम होगा, ए एनर्जी, बी मोमेंटम, सी वेलोसिटी, डी नन ऑफ दिस। अगर आपको आता है तो पॉज करके कर लीजिए, फिर प्ले करके सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो लैम्डा, इन दोनों की लैम्डा सेम है। सबसे पहली बात, क्या इन दोनों की लैम्डा सेम है, तो हमें पता है कि एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है hc/λ, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालेंगे तब hc/λ लिखेंगे, फोटोन की एनर्जी निकालें तब भी वही लिखेंगे। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा, दोनों hc/λ। आपका h कांस्टेंट है, सेम रहेगा,
सी कांस्टेंट है, सेम रहेगा दोनों केस में, तो hc तो सेम है। अभी लैम्डा भी इन्होंने सेम बता दिया, तो ये ओवरऑल एनर्जी दोनों की क्या हुई, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन हो गए। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए है। अब मोमेंटम क्यों नहीं हो सकती, मोमेंटम इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अगर लैम्डा सेम है, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू h बाय मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर इनका लैम्डा सेम है, h भी सेम है, तो मास तो अलग अलग है ना, मास तो फोटोन और तो आपका इलेक्ट्रॉन का मास अलग अलग है, तो मास अलग अलग है, तो इन दोनों इक्वेशन के दो साइड को सेम होने के लिए वेलोसिटी की भी अलग अलग होना पड़ेगा ना। अगर वेलोसिटी भी सेम होगी तो ये तो इक्वेशन मतलब डिससेटिस्फाइड हो जाएगा ना, इसलिए मोमेंटम नहीं हो सकता। तो वेलोसिटी क्यों सेम नहीं हो सकती, तो हमने देखा अभी कि मास अलग अलग है तो वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती। दिस तो नहीं है, तो एनर्जी करेक्ट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज 10⁻32 जूल, देन द रिलेशन बिटवीन द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज। हमें क्या बताया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है, 10⁻32 दी हुई है जूल, ठीक है। ये इधर पे एक्चुअली कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, ये ऐसा इसलिए दिया गया ताकि मतलब फिक्स्ड है ये बताने के लिए बस। देन द रिलेशन बिटवीन द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज, रिलेशन क्या है, तो हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्मूला क्या निकाली, ठीक है। जब चार्ज पार्टिकल्स के केस में मतलब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लैम्डा इक्वल टू h/√2 इंटू मास ऑफ दैट पार्टिकल इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हम निकालते हैं लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, निकालते हैं लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, h/√2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लैम्डा ऑफ प्रोटॉन क्या है, h/√2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अभी हम लोग इसका डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको 1 लिख दे, इसको 2 लिख दे, 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू h/√2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई h/√2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। बस फॉलो करें, ठीक है। इससे इसको डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं, दोनों को रखा। तो अब देखिए h कैंसिल, √2 कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी कैंसिल, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए मैंने यही लिखा, इस वैल्यू को लिखा ही नहीं मैंने इधर पे। अभी ये क्या होगा, √mp बाय मतलब मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। अभी लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होगा, √, मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। अभी इसका वैल्यू देखते हैं, √, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय इसका रेशियो कितना आता है। मास ऑफ प्रोटॉन है आपका 10⁻27 के रेंज में, ठीक है। आगे भी कुछ है बट हमें जरूरत नहीं है, हमें बस रेशियो निकालना है ना, हमें बस एनालाइज करना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपका 10⁻31 kg के रेंज में, ठीक है। इसका 6.62 इंटू 10⁻27 होता है, इसका अप्रोक्सीमेट लिख देते हैं, इक्वल नहीं है, ठीक है, इतना। तो मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आएगी, 10⁻27 डिवाइडेड बाय 10⁻31, ये आएगी 10⁴, ठीक है। ये रेशियो है, रेशियो आया 10⁴। तो आप इस रेशियो को इधर अगर पुट करेंगे अप्रोक्सीमेटली, आगे का जो वैल्यू जरूरत नहीं क्योंकि हमें बस एनालाइज करना है ना। तो 10⁻4 आप रखेंगे, 4 इंटू लैम्डा पी क्या आएगा, 10² इंटू लैम्डा प्रोटॉन। लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कितना आया, 10²। इसको मैं अच्छे से इधर लिख देता हूँ, ठीक है। लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन आया 10² इंटू लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, ये अप्रोक्सीमेट है, ठीक है, बट काम चल जाएगा। इसका मतलब है लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 10² टाइम लैम्डा ऑफ प्रोटॉन है, मतलब लैम्डा ऑफ प्रोटॉन बहुत छोटा है, इसीलिए तो ऐसा होगा ना। मान लीजिए लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपका 200, ठीक है। और तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन को कितनी होनी पड़ेगी, देखिए लैम्डा अगर इधर पे 200 लिखेंगे, जस्ट एज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है। 200 इक्वल टू ये 100 इंटू लैम्डा पी, ये कैंसिल, मतलब लैम्डा पी हमारा आया 2, बस दिखाने के लिए कि कैसे छोटा है, ठीक है। देखिए लैम्डा प्रोटॉन हमारा 2 आया जब लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन 200 होता है, मतलब लैम्डा प्रोटॉन हमेशा लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन से छोटी होती है, इसलिए लैम्डा प्रोटॉन लेस देन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सी ऑप्शन, ये आंसर है इसका, ठीक है। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर।
अब अगला सवाल देखिए, तो अच्छा सवाल है, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल नहीं है न्यूट्रॉन, ये थर्मल न्यूट्रॉन पे, ठीक है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज लैम्डा, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस पे एक न्यूट्रॉन है जो कि मूव कर रहा है, उसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा, मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ। व्हाट विल बी इट्स वेवलेंथ एट 927 डिग्री, मतलब अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए कितने से, 900 से 927 डिग्री सेल्सियस तक लिया जाए, तो इसकी वेवलेंथ क्या चेंज होगी। ऑब्वियसली 927 ले जाएंगे तो एनर्जी चेंज होगी, हीट एनर्जी मिलेगी उसको, एनर्जी चेंज होगा तो इसका स्पीड चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, बहुत कुछ चेंज होगा, इसलिए इसका वेवलेंथ भी चेंज होगा, सेम तो नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगी, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या था थर्मल न्यूट्रॉन्स के लिए, आप याद कीजिए, लेक्चर में बताया गया था, ठीक। लैम्डा इक्वल टू h/√2m/t, ये था फॉर्मूला। इधर पे क्या 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 है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर, बट T को किस में रखना है, केल्विन में रखना है। तो एज वी नो 273 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 1 केल्विन, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन, ठीक है। तो 27 डिग्री सेल्सियस क्या होगी, 27 डिग्री सेल्सियस हमारी कितनी होगी, 300 केल्विन, और हमारे 927 डिग्री सेल्सियस होगी हमारी 1200 केल्विन। ये पहले आप कन्वर्ट कर ले, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर ले, ठीक है। अभी हम लोग लिखते हैं लैम्डा एट 27 डिग्री सेल्सियस क्या होगी, h/2 m ऑफ न्यूट्रॉन इंटू k इंटू T क्या है हमारी, टेम्परेचर। 27 डिग्री से मतलब 300 केल्विन, 300, ठीक है। इसको इधर लिखे, डिवाइडेड बाय h बाय इधर लैम्डा ऑफ 927 डिग्री से, मतलब हम लोग रेशियो ले रहे बेसिकली, लैम्डा दोनों साइड का रेशियो ले रहे, तब आंसर निकल जाएगा। सेम पिछले सवाल में जैसे क्या था, मास सेम है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर कितने हो गया, 1200 हो गए, ठीक है। तो अभी क्या होगा, देखिए आपका कैंसिल जाएगा बहुत कुछ, एच कैंसिल जाएगा, 2 कैंसिल जाएगा, mn कैंसिल जाएगा, k कैंसिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो भी बचा है वो है √11200 डिवाइडेड बाय √300, ठीक है। तो अब क्या होगा, इज इक्वल टू √1200 बाय 300 इक्वल टू ये 4, √4 इक्वल टू 2, मतलब क्या है हमारी वैल्यू, लैम्डा एट 27 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय लैम्डा एट 927 डिग्री सेल्सियस क्या आया, 2 आया, मतलब लैम्डा एट 27 डिग्री में क्या निकल रहा है, वेवलेंथ है 927 डिग्री सेल्सियस, तो वेवलेंथ एट देयरफॉर वेवलेंथ एट 927 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाइए, 2 को इस तरफ ले आइए, क्या होगा, हाफ ऑफ लैम्डा ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आसान था सवाल। तो लैम्डा ऑफ हाफ मतलब क्या, लैम्डा बाई 2 आया, तो लैम्डा बाई 2 है हमारा आंसर, ठीक है। तो अभी देखते हैं दूसरा सवाल, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन डबल्स इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ चेंजेस बाय, ये हमारा आया हुआ है, ठीक है। ये तब AI होता था, तब तो JEE मेन नहीं होता था, तो AI 2000 ये शायद 2004 या 5 के अराउंड आया था, ठीक है। ये सवाल, ठीक है, AI होते थे। तो क्या पता कि फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन डबल्स, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, दुगना हो गई, इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ चेंजेस बाय द फैक्टर। तो पहले हम लोग देखते हैं जब काइनेटिक एनर्जी दुगना नहीं हुई थी, तब डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इक्वल टू h/√2 m/ke, ठीक है। अभी क्या बताया गया हमें, अभी लैम्डा डैश ले लेते हैं, आफ्टर जब डबल हो जाती है तब हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ फैक्टर कितना चेंज होगा, मतलब फिर से रेशियो लेना पड़ेगा, बट पहले निकाल लेते हैं कितना होता है, h/√2 m इंटू, इस बार क्या है, दुगना हो गई, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, समझ रहे हो, काइनेटिक एनर्जी को बस दुगना लिखते हैं, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। अभी रेशियो लेते हैं, लैम्डा डैश, ये मतलब जो दुगना होने के बाद डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू, इस लैम्डा डैश की वैल्यू क्या है, h/√2 4 इंटू m इंटू के डिवाइडेड बाई नीचे ये पहला वाला लैम्डा
h बाई रूट ओवर, ये तो सेम होगा ट्वाइस m इंटू के, कैंसिल जाएगा, देखिए के कैंसिल, m के कैंसिल, तो बचा हमारे पास लैम्डा डैश बाय लैम्डा इज इक्वल टू रूट ओवर हाफ। देखिए 2 ऊपर जाएगा, मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है, 2/4, ठीक है, तो ये हो गया रूट ओवर हाफ, मतलब लैम्डा डैश इक्वल टू 1/√2 ऑफ लैम्डा। ये लैम्डा को हमने इस तरफ लेके गया, ठीक है, 1/√2 ऑफ लैम्डा, मतलब कितने फैक्टर से, कितना फैक्टर से डिक्रीज हुआ, इधर तो डिक्रीज हुआ, मतलब फैक्टर कितना से चेंज हुआ, हाफ, तो इसलिए 1/√2, इसलिए आंसर 1/√2, ठीक है। ये जेई पे देखा कितना इजी सवाल आता है जेई पे। पहले जो कर रहे थे वो ज़्यादातर एडवांस में भी काम आएंगे, लेकिन ये सब सवाल हल्का सवाल, इजी सवाल आते हैं, लिख लीजिए। आज का हमारा लास्ट का सवाल है, जेई 2021 में आया हुआ है, 16 मार्च शिफ्ट 2 में, ठीक है। The de Broglie wavelength associated with an electron and a proton were calculated by accelerating them through potential of 100 volt। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है जिसको 100 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस पे एक्सेलरेट करवाया गया, ठीक है। फिर बताया गया कि हमें फाइंड देयर रेशियो ऑफ वेवलेंथ, अगर ऐसा होता है तो उनका वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा। तो हमने जब de Broglie वेवलेंथ पढ़ा था तब हमने देखा था कि चार्ज्ड पार्टिकल्स को पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट करने से वेवलेंथ की का फॉर्मूला आता है लैम्डा इक्वल टू h/√2m/q इंटू v, ठीक है। इधर में q v क्या है, v पोटेंशियल डिफरेंस है, और q इंटू v क्या है, मतलब वो जो पार्टिकल्स है वो जो उस पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर रहा है v पोटेंशियल डिफरेंस से, तो वो उतनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह में हम क्या रखते हैं, q इंटू v रखते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है, तो हमें पता है कि रेशियो क्या निकालना है, तो डायरेक्टली हम लिखते हैं लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन रेशियो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। क्या करेंगे, अभी आप सोचेंगे ऊपर कौन सा रखना, देखिए पहले जो दिया हुआ है ना इलेक्ट्रॉन, तो उसको ऊपर रखिए, और बाद में प्रोटॉन, तो प्रोटॉन बाद में रखिए। और अगर आंसर में बाद में अलग भी आता तो आप ऑप्शंस देख के भी पता लगा सकते हैं कि आपने उल्टा रखा है या सीधा, ठीक है। क्योंकि देखिए डायरेक्टली 1:1:1:1 है, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ऊपर लिखिए फॉर्मूला क्या है, h/√2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू q, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। नीचे क्या रखना है, h/√2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू v। अभी देखिए हमने एक फॉर्मूला भी देखा था, लैम्डा इक्वल टू 2.47 डिवाइड बाय √v, डायरेक्टली देखा था हमने लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ऐसे सबका निकाला था। लेकिन इधर में वो फॉर्मूला नहीं रख सकते क्योंकि इधर पे हमें खुद मास दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो यूनिट दिया हुआ है ना, ये एटॉमिक मास यूनिट पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये यूनिट जो है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो रेशियो निकालना है, ठीक है। तो अगर ऐसा मास क्वेश्चन में दिया हुआ होता तो हमें वही फॉर्मूला वही पुट करके पूरा निकालना होता है। ये पुट करेंगे तो आंसर से मैच नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आंसर बहुत क्लोज है। देखिए 41.4 भी है, 43 भी है, तो इधर पे वही रखना पड़ेगा। लेकिन हमारा बहुत कुछ चीजें कैंसिल हो जाएगा, जैसे एच कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल। चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम होता है, बस ऑपोजिट साइन का होता है, तो वो हम इधर पे मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, तो चार्ज भी कैंसिल होगा। पोटेंशियल डिफरेंस 100 है, दोनों में सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कैंसिल होगा। हमारा बचेगा मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अभी मास यही रखना है कि क्या है, 1.00727 डिवाइडेड बाय 0.00055 यूनिट, ठीक है। मैं रब करके ऊपर सॉल्व करता हूँ, 1.00, ठीक है। लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या है, 1.00727 बाय 0.00055, ठीक है। यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करें, अभी सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले जितना भी जीरोस पीछे है ना उसको हटाना पड़ेगा, मतलब एक कोई भी नंबर के बाद डेसिमल आना चाहिए। तो जब डेसिमल को हम लोग राइट शिफ्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग 1 2 3 4 प्लेसेस राइट शिफ्ट कर रहे हैं, जितने प्लेसेस राइट शिफ्ट करते हैं उतना 10 के पावर माइनस में आ जाता है, ठीक है। और जब हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो उतना 10 के पावर प्लस में आ जाता है, सिंपल है। 5.5 इंटू 10⁻⁴, ऊपर क्या करेंगे, ऊपर भी एक प्लेस शिफ्ट करेंगे ताकि हम डिवाइड कर से,
कर सके, ठीक है, इंटू टू द पावर -1। तो ये अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा आपका 10.0727 डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 10³ अभी 5.5 से इसको डिवाइड करना है। अभी जितना आपका कैलकुलेशन करते करते एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप ये अप्रोक्सीमेटली कर भी सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप साइड में कर भी लीजिए थोड़ा बहुत। तो इसका आ जाएगा 1 आप ले लीजिए जैसे 8 के करीब करीब 1.84 या ऐसा कुछ आप ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो हमने ये 1.84 के करीब लिया, क्योंकि ये साइड में थोड़ा 1-2 करके देख लीजिए। जैसे 1.84 इंटू 5.5 कितना आता है, लगभग 10.120 आता है, ठीक है। हमें इधर पे 10.07 चाहिए, बट हो जाएगा, ठीक है। तो 1.84 से नीचे भी तो नहीं ले सकते, ठीक है। तो 1.84 या फिर 1.39 आप ले लीजिए। 1.839 क्या हो जाएगा, 1.84 ही हो जाएगा राउंड अप करने से, ठीक है। 1.84 टू 10⁻3 तो आपका ये हो जाएगा 1840। ये अप्रोक्सीमेटली आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। तो 1840 लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो आप इसका जब रूट निकालेंगे तो आप देखिए, सबसे पहले ऑप्शन से एलिमिनेट करिए। 1800:1 तो नहीं हो सकता, 1860 का स्क्वायर भी नहीं हो सकता, क्योंकि √1840 है, ये भी नहीं हो सकता। अभी इन दोनों में कंफ्यूजन है, तो आप 43 × 43 करके देख लीजिए। 43 × 43 आपका कितना आता है, 3 × 9 4 × 12, ठीक है, 12 2 1 4 16 17, ठीक है, 1849, ठीक है। तो ये इसके करीब आ रहा है, ये करेंगे तो बहुत कम आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा, क्योंकि √18 कितना है, 43 के आसपास आता है, डिवाइडेड बाय 1 है, आंसर आपका ये है, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो देखिए, आज हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए। लास्ट में जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, डी ब्रोगली वेवलेंथ का और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रेडिएशन, प्रेशर, लगभग सबके कॉन्सेप्ट इसमें लगे, ठीक है, बहुत सारे। और हमने लास्ट में जेई के क्वेश्चंस किए, क्योंकि आपने भी देखा कि जेई के क्वेश्चन से उतना ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने पहले मतलब आज के पहले के क्वेश्चन जो भी कराए थे वो थोड़े टफ क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल्स थे, तो वो जेई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस बनाने में वो सब यूज़ करते हैं। जेई मेंस में तो आपके देखे सब मतलब एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट पे बना था, बस कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी होता है। आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो आगे के लेक्चर में हम अगला टॉपिक जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि सबसे मेन टॉपिक है मेंस के लिए और नीट के लिए भी, ठीक है, वो देखेंगे अगले चैप्टर में। तो थैंक यू, कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।